नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लूसेंट का जो पोस्टमार्टम सीरीज है ना, उसका लेक्चर नंबर 3 है आज। एक्चुअली सब्जेक्ट वाइज हम कर रहे हैं पोस्टमार्टम लूसेंट का। मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने शुरू किया हुआ है। तो पहला चैप्टर जो था आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास का, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसमें आपने अरब आक्रमण पढ़ा। दूसरा आक्रमण मोहम्मद महमूद गजनवी का था, वो आपने पढ़ लिया। और तीसरा जो है आक्रमण मोहम्मद गोरी, तीसरा चैप्टर है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ये लूसेंट बुक है, इसी का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सब सिंपल तरीके से आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको देखिए इसका मैप की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से कहानी नुमा एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ये सब जब कहानी दिमाग में आपके चली जाएगी ना, फिर जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है वो लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ाऊँगा। आप देखेंगे भैया ये तो अपने आप याद हो गया, पढ़ना ही नहीं पड़ा। बस बने रहिए हमारे साथ। तो स्क्रीन पर देखिए, बगल में स्क्रीन है, मेरे पास ये टैबलेट है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। आपके मेरे बगल में जो है इस साइड आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपने क्या पढ़ा, भारत पर जो प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण थे, इसमें दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला जो आक्रमण है, अरबों का आक्रमण हुआ था, जो आपने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद तुर्कियों का आक्रमण होना शुरू होता है। अब तुर्कियों में दो तुर्की आक्रमण होते हैं। शुरुआत में गजनी का आक्रमण आपने पढ़ लिया, गजनी का। अब दूसरा जो आक्रमण होने वाला है तुर्कियों में, वो है मोहम्मद घोरी। सबसे महत्वपूर्ण यही है इन प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों में, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य साम्राज्य विस्तार का था। इससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, उनका मेन उद्देश्य जो था ना, धन की प्राप्ति, लूटपाट करना था। लेकिन मोहम्मद गोरी ऐसा पहला मुसलमान होगा जो भारत पर आक्रमण करता है साम्राज्यवादी नीति के तहत। साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए वो भारत पर आक्रमण करता है। तो ये समझ लीजिए, ये कौन आक्रमण करने वाला है, गोरी। तो आप समझ सकते हैं कि भैया ये जो है ना, भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण है। मैं आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये भारत का मुस्लिम आक्रमण, अरब आक्रमण आपने पढ़ लिया, मोहम्मद बिन कासिम वाला। उसके बाद मेन आपका है तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण में पहला जो तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी और इसके पिता के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है बच्चों 1175 में। सबसे पहले आक्रमण करता है मुल्तान वाले इलाके में, जो आज पाकिस्तान के पास है, उस पर आक्रमण करता है ये। पूरी कहानी इसके बारे में देखेंगे। अब इसका कोई संतान नहीं था, इसकी कोई संतान नहीं थी, इसके बहुत सारे गुलाम थे। तो चार मुख्य गुलाम होंगे, उसमें एक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। इन चारों गुलामों ने इसके द्वारा जीता हुआ साम्राज्य अपने चार भागों में बांट लिया। तो जो लाहौर वाला इलाका है और आज दिल्ली वाला जो इलाका है, ये लाहौर और दिल्ली वाला इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जिसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके बाद गुलाम वंश चलता है, फिर आगे चार वंश और चलते हैं। ये दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी है। उसके बाद बाबर आया था, दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल वंश उसने स्थापित कर दी थी। वो आगे धीरे धीरे हम कहानी नुमा पढ़ेंगे। तो आपको देख रहे होंगे कि एक से एक कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। ठीक है, पूरी कहानी है ऐसे। अब लूसेंट है तो बहुत शानदार बुक, लेकिन यही कमी है, थोड़ा सा कहानी नुमा इसमें नहीं दिया गया है, इसे थोड़ा याद करने में परेशानी होती है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हमारे पास आ गए हैं। इसको मैं आप घोल कर चैप्टर वाइज और कहानी नुमा आपके दिमाग में भर दूंगा, पोस्टमार्टम कर दूंगा। इस सीरीज का नाम ही है। देखिए, सबसे पहले दिमाग में तो आपके ये हो गया होगा कि भैया ये दूसरा तुर्की आक्रमण है। मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण है ना, ये दूसरा तुर्की आक्रमण है। ठीक, इसके बाद मोहम्मद गोरी 1173 में गद्दी पर बैठता है और 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। लेकिन भारत पर इसने 2 साल के बाद आक्रमण किया। जब गद्दी पर बैठा उसके 2 साल के बाद आक्रमण किया, 1175 ईस्वी में। अब पूरी कहानी सुनिए। ये आपने ये तो देख लिया भैया, ये मोहम्मद गोरी के द्वारा जीता हुआ पूरा साम्राज्य था। क्या पहले से ऐसा था? नहीं। इसके जो पूर्वज थे ना, वो गजनवियों के सामंत हुआ करते थे। मोहम्मद गजनवी और उसके जो फैमिली वाले थे ना, उनके सामंत हुआ करते थे। कौन? मोहम्मद गोरी के पूर्वज। यहाँ पर अफगानिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है गौर, गौर क्षेत्र पड़ता है। उसी में यहाँ उसी जगह पर जमींदारी जैसे होता है ना सिस्टम, वो
इनके अधीन, राजाओं के अधीन रहकर अपना असेरा बसेरा करते थे, ठीक है, इनके अधीन हुआ करते थे। लेकिन जो ही आपका ये जो गजनवी साम्राज्य है ये कमज़ोर पड़ता है, इसके बाद आता है सल्जूको, ये सल्जूका जो साम्राज्य है ये कमज़ोर पड़ता है, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं। और जब मोहम्मद गोरी आता है तो खतरनाक साम्राज्य विस्तार कर लेता है। तो गौरी वंश किस मोहम्मद गोरी जो है किस वंश से संबंधित था? तो पहला तो गौरी वंश, या इसको संशबानी वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संशबानी वंश भी कहते हैं। ये समझ में आ गया। गौर प्रांत में ये लोग शुरुआत में गजनवियों के सामंत हुआ करते थे, ठीक। लेकिन गजनवी जब कमज़ोर हुए, उसके बाद गजनवियों के बाद एक और साम्राज्य आया था, सल्जूका साम्राज्य, उनके भी ये सामंत रहे हैं। जब ये सब कमज़ोर पड़े ना, तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और गौर वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया स्वतंत्रता पूर्वक, और धीरे धीरे पूरा साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। तो शुरुआत हमको करनी है मोहम्मद गोरी से। इसके पूर्वज क्या थे क्या नहीं थे वो हमसे कोई मतलब नहीं है, मोहम्मद गोरी से हमने शुरुआत करनी है। ये तस्वीर देख लीजिए, मोहम्मद गोरी की है। तो 150 वर्षों तक ये सामंत रहे हैं किसके? गजनवियों और सल्जूकों के। अफगानिस्तान के गौर प्रांत में ये इनका उदय हुआ है। समझ में आ गया? किस वंश से संबंधित थे ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए गद्दी पर कब बैठता है बच्चों? 1173 ईस्वी में, याद हो गया। गद्दी पर बैठने के बाद 2 साल के बाद इसने भारत वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया, जो आज पाकिस्तान के पास है, मुल्तान वाला इलाका, उस पर आक्रमण किया। खैबर दर्रे से होकर आया था ये तस्वीर देख रहे हैं, मैप, ये देखिए खैबर दर्रे से होकर इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। गजनी से आने का यही उस समय सटीक रास्ता था, आसान रास्ता था, खैबर दर्रे से होकर आना, ठीक। और भारत पर इसने पहला आक्रमण कब किया? बहुत महत्वपूर्ण हो गया, 1175 में। कब? कौन से इलाके में किया? मुल्तान वाला इलाका। ये देख लीजिए, मुल्तान वाले क्षेत्र में इसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया। और भारत पर मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। कारण भी है इसका, क्योंकि इससे पहले जो भी मुस्लिम आक्रमण हुए हैं वो साम्राज्यवादी नीति उनकी कुछ थी ही नहीं, उनको बस मतलब था लूटपाट करके ले जाना। इससे पहले मोहम्मद गजनी के बारे में अपने पढ़ा, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी भयंकर उसने लूटपाट की थी। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका मेन उद्देश्य साम्राज्य को विस्तार करना, यहाँ जहाँ जहाँ जीतना उसको अपने अधीन कर लेना। इसके बाद बच्चों मैप में देखिए, मुल्तान के बाद इसने आक्रमण किया था गुजरात वाले इलाके में। गुजरात में उस समय सोलंकी वंश का राज था। किसका? सोलंकी वंश, जिन्हें आप गुजरात के चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। वो चालुक्य वंश भी उसी को कहते हैं, गुजरात के चालुक्य वंश, ठीक है। बाकी 2 और चालुक्य वंश दक्षिण भारत में आपने पढ़े हैं, ये गुजरात के चालुक्य वंश हैं। अब यहाँ पर आक्रमण तो कर दिया। यहाँ के राजा कौन थे? मूलराज, या इन्हें भीमद्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो जीत नहीं पाया ये, मोहम्मद गोरी जीत नहीं पाया मूलराज से। सोलंकी वंश के शासक कौन थे? मूलराज। तो मूलराज से जीत नहीं पाया। तो उसके बाद धीरे धीरे आसपास वाला जो क्षेत्र है वो जीतता गया। तो 1185 ईस्वी तक, 1185 इसके थोड़ा सा बाद ईस्वी तक इसका जो साम्राज्य विस्तार हो गया था, ये मैंने दिखाया हुआ है मैप। ये देखिए, ये मैप में पूरा इसका क्षेत्र दिखाया गया है जो इसने जीता था 1185 ईस्वी तक। अब 1185 ईस्वी तक इसका साम्राज्य यहाँ बढ़ गया है। अब आसपास देखिए कौन है, यहाँ पर सबसे देखिए किनारे चौहान वंश है। चौहान वंश की सीमा यहाँ लग रही है। तो इस सीमा को थोड़ा सा जीत जाएगा भटिंडा वाला इलाका, पंजाब के भटिंडा वाला इलाका। ये पहले तो चौहानों के अधीन है, लेकिन इसी को जीतने के कारण विवाद उत्पन्न हो जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो वही 2 युद्ध होने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल 1185 तक ये मैप देखिए, और मैप देखने के बाद आप देख लीजिए इसके जो पड़ोसी में कौन कौन है। यहाँ पर देख लीजिए जो गहड़वाल वंश है, ठीक है, और यहाँ पे चौहान वंश है। ये वाला इलाके में चौहान वंश है। मिटाकर मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से।
ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये चौहान वंश है, ये कौन है, चौहान वंश, और यहाँ पे गहड़वाल वंश है। तो गहड़वाल वंश और चौहान वंश दोनों याद रखिए, इन दोनों से टक्कर होने वाली है आपके सिलेबस में, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गौरी वाले चैप्टर में ये दोनों के साथ जो युद्ध हुआ है वो महत्वपूर्ण है। एक तराइन का युद्ध है और एक चंदावर का युद्ध है। तराइन में 2 युद्ध हुए थे। ठीक, अब देखिए, अब मैंने आपको बता ही दिया, ये बात तो मैंने बता दी आपको क्लियर कि 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। गुजरात के राजा कौन थे, मूलराज, जिन्हें भीमद्वित्य के नाम से भी जाना जाता है। गौरी इसमें हार गया था, गौरी हार गया था, सोलंकी वंश के राजा मूलराज से हार गया था ये। ठीक, चलिए अब बारी आने वाली है बच्चों पेशावर वाला इलाका। 1179 में पेशावर पर इसने आक्रमण किया, जीत लिया। ये मैप जो है ना, ये 1185 का है, ये सब हो चुका है। ये मैप में देखेंगे ये पूरा जीत चुका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कब कब जीता। 1179 में पेशावर जीत लिया इसने। 1185 में सियालकोट अपने इसने कब्जे में कर लिया। तो 1185 तक इसका ये साम्राज्य कुल मिला जुलाकर बढ़ गया है। अब पड़ोस में गहड़वाल वंश है और चौहान वंश है। तो सबसे पहले चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान, जो वास्तविक में पृथ्वीराज तृतीय थे, क्योंकि इनसे पहले भी इनके वंश में 2 पृथ्वीराज चौहान राजा नाम से आ चुके थे, इसलिए इनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय, मगर सबसे फेमस यही हैं। ठीक है, तो 1191 ईस्वी तराइन का पहला युद्ध होता है। हरियाणा में जगह पड़ती है तराइन, वहाँ पर ये युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, मोहम्मद गौरी इसमें हार जाता है। हाँ, ये कारण क्या था इस युद्ध का, ये जो गौरी ने बठिंडा के पास उस इलाके को पहले तबरहिंद कहते थे, वो जीत लिया था। जीत क्या लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। ये बर्दाश्त नहीं हो पाया जो है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कि भैया ये मेरा साम्राज्य जीतेगा है। तो हमला हो गया और तराइन के युद्ध में बुरी तरीके से हराया। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को। लेकिन 1 साल के बाद पूरी फिर से तैयारी करके दोबारा से वहीं उसी जगह पर युद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी आया 1192 में। इसको तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। इसमें इस बार पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है, इसमें इस बार पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। ठीक है, तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है, मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है बच्चों। ठीक है, और ये देख लीजिए बगल में गहड़वाल। इस समय गहड़वाल वंश के जो शासक हैं जयचंद हैं। जयचंद के साथ युद्ध होता है चंदावर नामक जगह पर, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है, आगरा से कुछ किलोमीटर दूर है। तो ये देख लीजिए चंदावर युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देता है, जयचंद को हरा देता है। हालांकि कुछ कहानी जुड़ी हुई है, वो आपके इस सॉल्यूशन में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए आपको। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने ही न्योता दिया था, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की बनती नहीं थी। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, उनसे प्रेम करते थे। तो एक बार जो जयचंद थे, इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर रचा था, बड़े बड़े राजा आए थे, लेकिन इसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। तो इस कारण से पृथ्वीराज चौहान गए वहाँ से संयोगिता को उठा लाए। इस कारण से जो आपके पृथ्वीराज चौहान हैं और जयचंद, इनकी बनती नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल उस कहानी पे हमको नहीं आना है, हमको ये आना है कि ये फैक्ट पढ़ने हैं लूसेंट के हिसाब से। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई कब क्या हुआ है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है भैया, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ये जयचंद कौन है, गहड़वाल वंश के राजा हैं। ठीक है, तो जयचंद की इसमें हार हो जाती है, जयचंद की हार हो जाती है। इसके बाद बच्चों 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी के 4 महत्वपूर्ण गुलाम हैं। सबसे पहले नंबर पर कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो दिल्ली सल्तनत की नींव रखेगा। उसके बाद ताजुद्दीन यलदौजा है, बख्तियारुद्दीन खिलजी है, ये वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय तहस नहस कर दिया था।
नसरुद्दीन कुबाचा है। अब कौन कौन सा क्षेत्र किसको मिला ये देख लीजिए, क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका कोई जो है उत्तराधिकारी नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण से इसके जो दास थे उन्होंने इस साम्राज्य को आपस में बांट लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली वाला इलाका मिला, लाहौर और दिल्ली वाला इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। बंगाल वाला जो इलाका है ना, ये आपको बख्तियारुद्दीन खिलजी को मिला, ये वाला। इसके अलावा गजनी, जो अफगानिस्तान में गजनी वाला इलाका, ये ताजुद्दीन यलदोजा को मिला। और पाकिस्तान में उच्छ, जो सिंध प्रांत के पास है, और मुल्तान, ये वाला किसको मिला? नसरुद्दीन कुबाचा को मिला ये क्षेत्र। ठीक, तो ये हमको मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर वाला क्षेत्र मिलता है, और यहीं से 1206 ईस्वी में जब मृत्यु होती है मोहम्मद गोरी को, और इधर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में नींव रख देता है गुलाम वंश की, जो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश था। इसके बाद हम आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कुल 5 वंश आए थे। पहला आपका गुलाम वंश आया था, ठीक है। दूसरा आपका खिलजी वंश आया था। तीसरा तुगलक वंश आया था। चौथा आपका सैयद वंश आया था, और पांचवा आपका लोधी वंश आया था। तो 1206 ईस्वी से शुरुआत होती है 1526 ईस्वी में, जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर और दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा या लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी के साथ। तो वहाँ से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। तो 1206 से 1526 लगभग आप देखेंगे 320 वर्षों का जो टाइम पीरियड है। ये पूरा इतिहास अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए आपकी किताब में क्या लिखा है, मोहम्मद गोरी वाला जो चैप्टर है क्या लिखा है भैया। ये गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, बता दिया। गौर वाला जो क्षेत्र अफगानिस्तान में, यहीं से उभरे थे ये। लूसेंट होनी चाहिए, लूसेंट खोल लीजिए। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी गौर का शासक बना, बता दिया मैंने, ये 1173 में बना। भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया, बता दिया। मुल्तान में किया था, ठीक है, वेरी गुड। फिर 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के जो शासक थे भीम द्वितीय थे, जिनको मूलराज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है मोहम्मद गोरी की। उसके बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा जो लड़े गए सबसे प्रमुख युद्ध थे, 2 तो तराइन के युद्ध हरियाणा में, और एक यूपी के अंदर चंदावर का युद्ध है। 1191 में और 1192 में तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और दूसरा जीत जाता है मोहम्मद गौरी। उसके बाद तो होता है चंदावर का युद्ध, यूपी में जगह पड़ती है, आपका आगरा के पास है। तो यहाँ पर जो युद्ध होता है गहड़वाल वंश के राजा आपके जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। जयचंद हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद बहुत सारा साम्राज्य जीत जाता है। उसके बाद मृत्यु हो जाती है 1206 में, और ये साम्राज्य इनके जो है दास हैं वो आपस में बांट लेते हैं। ये कहानी है। तो आपको सब समझ में आ गया होगा होप। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा, वो और अच्छे समझ में आ जाएगी। जितनी बातें सब मैं कहानी नुमा आपको बता दूंगा, दिमाग में सब सेट हो जाएगी। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर देना चाहिए आपको। कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, बेनिफिशियल होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, मेरा मानना है। और वीडियो के नीचे कमेंट करके प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो चलिए, नमस्कार।